नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। मित्रों, गाय हमारी एनर्जी की भविष्य की स्रोत बन सकती है, क्योंकि गाय के पास एनर्जी पैदा करने के लिए, ईंधन उपलब्ध कराने के लिए बहुत अद्भुत क्षमता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, गौ में वसते लक्ष्मी, यानी कि गाय के जो गोबर है उसमें लक्ष्मी का वास है। जैसे गाय के मूत्र में गंगा का निवास है, गंगा का वास है। जैसे गंगा पवित्र है और गंगा में पवित्रता ही नहीं, उसमें बहुत सारे जीवाणु, विषाणुओं और फफूंदी को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। गंगा जल में औषधीय गुणवत्ता है। इसी तरह के गाय का जो मूत्र है उसमें भी अद्वितीय क्षमता है, उसमें भी बहुत सारे जीवाणु और विषाणु को नष्ट करने की क्षमता है, क्योंकि गाय के जो मूत्र है उसमें बैक्टीरिया फेस, यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले बहुत सारे तत्व विद्यमान रहते हैं। इन पर बहुत सारा काम भी हो रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि गाय के गोबर में तो अद्वितीय क्षमता हैं, इसीलिए उसमें लक्ष्मी का वास माना गया है। गाय का गोबर जिस ज़मीन में गिरता है उसकी उर्वरता बढ़ जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उसमें जो जीवांश हैं, उसमें जो जीवाणु जो हमारे लिए लाभकारी हैं, हमारी फसल के लिए लाभकारी हैं, वनस्पति के लाभकारी हैं, उसमें अनायास उनकी संख्या बढ़ जाती है। और दूसरी, गाय के गोबर में कभी कीटाणु नहीं पड़ते, कभी सड़न पैदा नहीं होती, और वो जो हानिकारक जीवाणु, विषाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखती है। लेकिन एक चीज़ और भी है, जैसे गाय का जो नंदी होते हैं, गाय के जो बैल होते हैं, उनमें अद्भुत शक्ति पैदा करने की क्षमता होती है। वो बाहर जो वजन ढोने का काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं और पानी खींचने का काम करते हैं। वो हमें विद्युत पैदा भी करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन गाय का गोबर तो सीधे सीधे ऊष्मा का विपुल स्रोत है, एनर्जी का विशिष्ट भंडार है। और इसीलिए अब ऐसी कामना की जा रही है, ऐसी इच्छाएं व्यक्त की जा रही हैं, और ऐसे प्रयोग सफल भी हुए हैं। और आप भी इन प्रयोगों से जुड़ सकते हैं, इस भविष्य की एनर्जी के साथ में अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। गाय का गोबर जो है भविष्य में ईंधन का, भविष्य में एनर्जी का एक अच्छा स्रोत साबित हो सकता है, और होना ही है। हमने देखे, आज बचपन में देखा होगा आप सब ने, आज भी गांव देहात में रोटी बनाने के लिए, दाल सब्जी बनाने के लिए, घी बनाने के लिए, या बहुत सारी चीज़ों के लिए गाय के उपले का प्रयोग होता है। गाय का उपला गाय के गोबर से बनता है, आप सब ने देखा होगा। और उस उपले को गर्मियों के ऋतु में तैयार किया जाता है, और पूरे साल के लिए उसको संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बटोड़ा बनाए जाते हैं। आपने जब सड़क से कहीं आप जब ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, तो गांव देहातों में, खेतों में आपने बटोड़े बने देखे होंगे। वो गोबर के उपले होते हैं, और ये बहुत बहुत अद्भुत चीज़ है, क्योंकि इन गोबर के उपलों में न केवल ऊष्मा पैदा करने की क्षमता है, बल्कि ऊष्मा को, एनर्जी को संरक्षित करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा कोई आज तक पदार्थ नहीं है जो ऊष्मा को संरक्षित रखता हो। लेकिन गाय के गोबर में, गाय के कंडे में, जिन्हें हम उपले कहते हैं, ईंधन, ऊष्मा को संरक्षित क्षमता होती है। और जो साधारण गाय के उपले हैं, उसके जो तापमान है, उसकी जो ऊष्मा है, वो करीब करीब 1250-1300 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। जबकि कोयला, जिसे हम अपने ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, बॉयलर में प्रयोग करते हैं। पहले तो भट्टियाँ चलती थी, हम घरों में खाना बनाने के लिए जो सिगड़ी जलाते थे, उनमें भी हम कोयले का प्रयोग करते थे। उसका टेम्परेचर भी 1400-1500 के आसपास होता है। लेकिन यदि एक बार कोयला जल जाए तो उसे बुझा के आप उसे शांत कर सकते हैं। जले हुए कोयले की ऊष्मा को आप शांत नहीं कर सकते। लेकिन ये अद्भुत क्षमता सिर्फ गाय के गोबर का जो कंडा है उसमें है। गाय के गोबर के कंडे में जो ऊष्मा है 1400 डिग्री के आसपास रहती है। और इसकी एक अद्भुत क्षमता है कि एक बार आप गाय के कंडे को सुलगा लीजिए, उसमें ताप आएगा, ऊष्मा निकलेगी, खाना बना सकते हैं, दाल सब्जी बना सकते हैं, दूध उबाल सकते हैं, और भी विभिन्न कार्य कर सकते हैं। और जब आपका कार्य हो जाए तो उस जो कंडा है, जो जिस कंडे में शोला भड़क रहा है, जिसमें आग जली है, आप उसको उसी की राख से ढक दीजिए, तो उसकी ऊष्मा शांत हो जाती है और अंदर अग्नि रहती है। लेकिन जब आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के बाद फिर ऊष्मा की आवश्यकता बने, कुछ गर्म करने की आवश्यकता बने, या आपको दूध गर्म करने के लिए, चाय गर्म करने के लिए, या किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो आप सिर्फ इतना करिए कि जो
जो कंडे की जो जलते हुए कंडे के ऊपर राख आ गई है उसको हटा दीजिए, थोड़ी सी उसमें हवा कर दीजिए, फूंक मार दीजिए, फिर उसका तापमान उतना ही हो जाता है। फिर वो तापमान 1200-1300 डिग्री के आसपास हो सकता है। आप उस पर सहजता से चाय बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, दाल गर्म कर सकते हैं, आप जो भी चाय कर सकते हैं। और फिर यदि आपका काम हो जाए फिर उसको ढक के रख दीजिए। और इस तरह आपका जो जला हुआ, एक बार जला हुआ जो उपला है, जो कंडा है, वो 7 से 8 घंटे तक आपको तापमान दे सकता है, ऊष्मा दे सकता है, ईंधन का कार्य कर सकता है। ये तो बात एक रही खाना बनाने की। लेकिन गाय के जो कंडे हैं वो तो आपके हलवाइयों के काम आ सकते हैं, इंडस्ट्री में काम आ सकते हैं, ईंट गर्म करने के काम आ सकते हैं, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको सेकने के काम आ सकते हैं। ये गाय के जो कंडे हैं ये ऊष्मा का जो प्रयोग के रूप में आप विभिन्न तरीके से इनका उपयोग कर सकते हैं, पहले करते थे। यहाँ तक कि हम अंत्येष्टि में भी गाय के ऊपरों का प्रयोग करते हैं। और ये विशिष्टता हैं इनकी, इनकी अपनी अपनी खासियत हैं, विशेषताएं हैं कि कहाँ आप यदि गाय का गोबर का कंडा प्रयोग करते हैं तो उसकी क्या उपयोगिता, कितना लाभ मिलता है। लेकिन ये बात तो रही इन बातों के बारे में आप समझते भी हैं। ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। और गाय के कंडे की ऊष्मा को आप बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि गाय जो खाती है वही ऊष्मा के रूप में जलता है। क्योंकि देसी गाय करीब 70% तक अपने जो आहार सेवन करती है उसको पचा लेती है। और ये ऋतु के अनुसार होता है, मौसम के अनुसार होता है, जो उसको उपलब्ध भोजन रहता है उस पर निर्भर रहता है। लेकिन यदि आप गाय को एक ही तरह का खाना देंगे, आप एक तरह का उसको सूखी भूसा देंगे, या आपको चरी बाजरा मक्की का जो कटी देंगे, तो उससे उसकी पाचन शक्ति में थोड़ा बदलाव आता है। इससे गोबर की उष्णता है उसमें भी परिवर्तन होता है। आप इसको बदल के या गोबर में कुछ अन्य चीज़ें मिक्स करके इसकी उष्णता को बढ़ा सकते हैं। ये एक बड़ा विज्ञान है, एक बड़ी भविष्य की एनर्जी की, ईंधन की एक बड़ा क्षेत्र है। इसमें आप कर सकते हैं। और इसमें इतना प्रयोग करेंगे, जितना आप इसमें गहरे में प्रवेश करेंगे, उतनी ही इसमें विविधता देखेंगे, उतनी ही इसकी अनिवार्यता और जो महत्व है आप जान पाएंगे। लेकिन गाय के गोबर से तो आप मीथेन गैस पैदा कर सकते हैं, जैसे कि बायोगैस आजकल पैदा करने के बहुत सारे प्लांट हैं। गाय के जो बायोगैस प्लांट हैं पिछले करीब 70-80 सालों से प्रयोग हो रहे हैं। भारत में भी करीब 1950 के आसपास पहला जो बायोगैस प्लांट था मुंबई में लगा गया था। यद्यपि उसके लगाने के कई साल बाद करीब 40 साल तक वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन पिछले 10-15 सालों में गाय के गोबर से जो हम बायोगैस बना रहे हैं वो सफल हो रहा है। उससे हम बायोगैस से खाना बना रहे हैं, हम बिजली पैदा कर रहे हैं, हम कई तरह की मशीनरी चला रहे हैं। जो चारा काटने की मशीन है वो भी उसे चला रहे हैं, आटा पीसने का कार्य भी हमसे ले रहे हैं, तेल हम प्रोसेस करते हैं, तेल जो निकालते हैं वो भी उससे कर रहे हैं। बहुत सारे कार्यों में वो बायोगैस का, उस मीथेन गैस का प्रयोग हो रहा है। लेकिन अभी भविष्य के लिए मीथेन गैस का एक और प्रयोग हो रहा है। सीएनजी भी हम उसे निर्मित कर रहे हैं। यदि आप सीएनजी के रूप में उस बायोगैस का उपयोग करना चाहते हैं तो उससे आप अपनी गाड़ियाँ चला सकते हैं, आप उसे जनरेटर चला सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। ये एक विविध विषय है। और अब तो उस सीएनजी से हम जो मीथेन गैस है उस मीथेन गैस में एक अणु कार्बन का होता है और 4 अणु उसमें हाइड्रोजन के होते हैं। तो ऐसे प्रयोग चल रहे हैं और ऐसे प्रयोग कामयाब भी हुए हैं कि हम यदि मीथेन के एक अणु का विखंडन कर देते हैं तो उससे एक कार्बन का अणु पैदा होता है, और 4 जो अणु हैं वो हाइड्रोजन के पैदा होते हैं, जो भविष्य का ईंधन है। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। ये पॉल्यूशन फ्री रहेगा। वैसे मीथेन गैस भी पॉल्यूशन फ्री रहती है। आप एलपीजी जब जलाते हैं, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब प्रयोग करते हैं, तो उससे तो कई तरह के विषाक्त पदार्थ पैदा होते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, नाइट्रस गैस बनती है, और भी ऐसी कई गैसें बनती हैं जो हानिप्रद हैं, जो पॉल्यूशन बढ़ाती हैं। लेकिन मीथेन का यदि प्रयोग करते हैं, आप यदि मीथेन को अपने किचन में प्रयोग करते हैं, रसोई में प्रयोग करते हैं, या आप कहीं और इसका प्रयोग करते हैं, तो मीथेन के द्वारा सिर्फ या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है या फिर पानी
का निर्माण होता है उससे कोई विषाक्त गैस नहीं पैदा होती, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस के जलने से पैदा होती है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड को आसपास के जो वनस्पतियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो फसलें हैं, सहजता से सोख लेती है। इसलिए मीथेन गैस के जलने से किसी तरह का पोल्यूशन नहीं फैलता है, बल्कि पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन मुक्त वातावरण बनता है। इसके विपरीत यदि एलपीजी आप घरों में प्रयोग करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं और भी बहुत जगह करते हैं, तो उससे तो पोल्यूशन होता है, उससे गैस जो विषाक्त होती है। और एक अद्भुत चीज़ और भी है, यदि गाय के घी का प्रयोग करते हैं, घी का आप दीप जलाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे तो ऑक्सीजन बढ़ती है, ऑक्सीजन आयंस पैदा होते हैं, और उस ऑक्सीजन आयन से तो आपका जो प्रदूषित वातावरण है, प्रदूषित जो गैस है जिसमें हम सांस लेते हैं, वो शुद्ध होती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि गाय जो हमारी है भविष्य की ईंधन की स्रोत है, एनर्जी का एक भंडार बन सकती है, और उस पर बहुत तरह के कार्य चल रहा है। और ये एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, क्योंकि हमें सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ को खरीदने के लिए, अपनी कार, मोटर, रेलवे चलाने के लिए, स्कूटर चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए, जो यहाँ तक कि ट्रैक्टर चलाने के लिए करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा का पेट्रोलियम पदार्थ विदेशों से खरीदना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हम यदि उसमें 1-2 रुपये बढ़ जाता है तो हमारे देश में हाहाकार मच जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ईंधन, ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ हमारा देश विदेशों से खरीदने पर विवश है। और इसमें से बहुत सारी कमी को हम गाय के जो ईंधन है उसके माध्यम से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ पेट्रोलियम पदार्थ से चलती है उसे हम अपने बायोगैस से चला सकते हैं। गाय के गोबर से, गाय के जो बायोगैस प्लांट हैं उसमें जो गैस पैदा होती है उसके माध्यम से भी उन इंजनों को चला सकते हैं। ऐसे इंजन आ गए हैं, ऐसे जनरेटर्स आ गए हैं, ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आप बायोगैस से आप ट्यूबवेल चला सकते हैं, आप आटा पीस सकते हैं, आप तेल निकाल सकते हैं, इंडस्ट्री चला सकते हैं, आप अपनी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर चला सकते हैं, ट्रैक्टर चला सकते हैं, बसेस का बायोगैस से या इस जो सीएनजी पर निर्भर हो गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इसके माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और कई मित्र सफल भी हुए हैं। आप भी सफल हो सकते हैं यदि आप इस विषय में रुचि रखते हैं, आप इतने योग्य हैं कि आप इस नए विषय में, एनर्जी के नए क्षेत्र में उतर सकते हैं। तो इस आपके लिए बहुत बड़ा एक भविष्य का स्रोत है, और आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा विषय है। क्योंकि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा तो हम पेट्रोलियम पदार्थ खरीदते हैं, फिर कोयला खरीदते हैं, फिर यूरेनियम खरीदते हैं, फिर हम यहाँ विंड एनर्जी पैदा करते हैं, हम कई सोलर प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि देश की जो सारा विकास है सिर्फ एनर्जी के आसपास घूमता है। बिना एनर्जी के देश की सारी प्रगति शून्य हो सकती है। और यदि आपने भविष्य की एनर्जी पे जाना है तो आपको इस विषय में सोचना चाहिए, और यदि सोचेंगे, आप जुड़ना चाहिए, जुड़ेंगे तो आपके लिए भी इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। और ये दोनों तरीके से है, आपकी इकोनॉमिकल के लिए भी है, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए भी है, आपकी व्यापार की स्थिति के लिए भी है, और सबसे बड़ी देश की जो उन्नति है वो भी, उसमें भी आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो गाय का जो गोबर है, गाय स्वयं एनर्जी का बहुत एक क्षेत्र है, और भविष्य की एनर्जी का गाय हमारी मुख्य आधार बन सकती है, और बननी भी चाहिए। यदि हम गाय के सब महत्वों को समझ लेंगे तो हमारी गाय कटने से बचेगी, गाय को संरक्षित कर पाएंगे, और तभी हमारे लिए गाय पूजनीय है, तभी गाय की हम माता बोल सकते हैं, तभी हम जय माता का नारा लगा सकते हैं। अन्यथा वो निरर्थक शब्द हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। मित्रों, यदि मेरा ये विषय आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब भी कर लें, और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद मित्रों।